जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं सम्राट और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की सीरीज में एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डिस्कस किया था। उम्मीद है आपने उस वीडियो को अच्छे से स्टडी किया होगा। और देन आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। बेसिकली इनके बीच 5 मेजर डिफरेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है आज का मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को आज की वीडियो में हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। और जो भी भाई आज चैनल पर नया आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट भी करिए। आपको वीडियो मेरा कैसा लगता है आप उस चीज़ को मुझे लिखिए, ठीक है। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि अब तक की हमने जो भी क्लासेस या जो भी वीडियो हमने की है तो उनसे संबंधित सारी पीडीएफ मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर आज ही डाल दूंगा। इससे होगा क्या, आपने जो भी क्लासेस ली हैं और उनकी जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो आप उनको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके आसानी से कहीं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कलरफुल हैं और आपको पढ़ने में इनमें मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेंशन कर दूंगा, तो आप मुझे फॉलो करिए और आज शाम को आपको आज सारी पीडीएफ जो है वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। इधर मौलिक अधिकार और इधर नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। जो मौलिक अधिकार हैं अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, यानी इनका प्रावधान आयरलैंड के संविधान से किया गया है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस हम देख सकते हैं, मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। जैसे ही 35 आर्टिकल समाप्त होता है तो वहाँ से शुरू हो जाता है अनुच्छेद 36 से 51 तक, यानी इनका प्रावधान संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका प्रावधान संविधान के भाग 4 में किया गया, अनुच्छेद 36 से 51 तक। नेक्स्ट जो डिफरेंस है इनकी प्रकृति में, इनकी जो प्रकृति है, नेचर है, जो मौलिक अधिकार हैं इनका जो नेचर है वो नकारात्मक है, क्योंकि ये राज्य को कुछ विशेष कार्य करने से रोकते हैं। विशेष कार्य का मतलब है कि सरकार को ये कुछ खास काम करने से रोकते हैं जिनसे नागरिकों के अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है। तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी प्रकृति सकारात्मक है, ये पॉजिटिव प्रकृति के हैं। ये राज्यों को कुछ विशेष कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं, ठीक है। जैसे कि जो राज्य है वो ऐसी कल्याणकारी संस्थाओं की स्थापना करे जिससे नागरिकों को तीनों प्रकार के न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आगे बात कर लेते हैं, ये न्याय संगत है, ठीक है, यानी ये उल्लंघन होने पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इनका अगर उल्लंघन करता है कोई भी तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था अनुच्छेद 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय में इनके विरुद्ध याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की, ये न्याय परिवर्तनीय नहीं है, यानी इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, यानी इनका मुद्दा न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता है, अतः इनको न्यायालय में प्रसन्नगत नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है तीनों डिफरेंस आपकी समझ में आए हैं। आगे बात करते हैं चौथे अंतर की, यानी इनका उद्देश्य। जो मौलिक अधिकार हैं ये देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, यानी इनका उद्देश्य जो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं अपने 5वें अंतर की। जो मौलिक अधिकार हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है, निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे समाप्त किए जा सकते हैं। अब बताएंगे मुझे अनुच्छेद 20 और 21 में क्या प्रावधान है, हमने इनको कम्प्लीटली पढ़ लिया है, ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन जीने की स्वतंत्रता। जबकि अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो ये किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारे 5 मेजर डिफरेंस थे मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में। उम्मीद है बात आपकी समझ में अच्छे से आई होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आज अपने अगले टॉपिक की, मौलिक कर्तव्य।
छोटा सा टॉपिक है और मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चीज़ों को इसमें रखा है, फालतू की चीज़ों को हमने नहीं इसमें रखा है। तो हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, वही चीज़ जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। तो जो मौलिक कर्तव्य है इनका प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उस समय इसको बोलते थे सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस। तो रसिया के संविधान से इनको हमारे संविधान में अपनाया गया है। दूसरा जो पॉइंट है इसका, इनका उल्लेख यानी भारतीय संविधान के भाग 4 क, ठीक है, और अनुच्छेद 51 क में इनका उल्लेख किया गया है। भाग 4 समाप्त होता है हमारे नीति निर्देशक तत्वों पर और वहीं से शुरू हो जाता है भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क। ठीक है, ये भाग 4 के मूल संविधान में नहीं था। भाग 4 क को 42वें संविधान संशोधन, बयालीसवें संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। भाग 4 के, ध्यान रखना इस बात को, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, भाग 4 के संविधान में कब जोड़ा गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनको संविधान में शामिल करने की सिफारिश किसने की थी। तो सिफारिश की थी भाई सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी और सरदार स्वर्ण सिंह इस समिति के जो थे वो अध्यक्ष थे। इन्होंने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की। वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है उनकी संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, तो हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। प्रावधान किस देश के संविधान से? रसिया के संविधान से। उल्लेख संविधान के भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के में। इनकी सिफारिश की गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा और वर्तमान में इनकी संख्या है 11। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी एकदम। आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सबसे पहले बात करते हैं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। यानी जो हमारा संविधान जब बना था तो उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक, तब इनको कब जोड़ा गया? तो इनको जोड़ा गया अभी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1976 में, तो उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। आगे हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। यानी जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान दिया, 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। ये भी क्वेश्चन पेपर में बन चुका है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, तो वो 8। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इन्होंने 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 11वां जो मौलिक कर्तव्य था हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य ध्यान रखना, ही पूछा जाता है। तो 10 जो मौलिक कर्तव्य थे वो जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 10 के 10 यहीं पर जोड़ दिए गए थे इस संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो बाद में जोड़ा गया, और कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, उम्मीद है बात आपके समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्यों की। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य संविधान ने देश के नागरिकों को प्रदान किए हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो प्रत्येक नागरिक का, यानी प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। यानी ये बताता है कि देश का प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करेगा, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेगा। दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। यानी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी उच्च आदर्श थे, ठीक है, आपको पता होगा जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, ठीक, चंद्रशेखर आज़ाद, तो उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन और सम्मान करना। तीसरा जो मौलिक कर्तव्य बताया गया है संविधान में वो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। उसके बाद चौथा मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। यानी जब देश को हमारी ज़रूरत होगी, नागरिकों की ज़रूरत होगी, तब राष्ट्र सेवा के लिए हमें जाना पड़ेगा। ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं 5वें मौलिक कर्तव्य की। भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान
भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, यानी सभी लोगों में भाईचारे की भावना का निर्माण करना और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो भी प्रथाएं हैं उनका त्याग करना। आगे बात कर लेते हैं, देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, यानी हमारे देश का जो भी कल्चर है, जो भी हमारी प्राचीन परंपरा है, उनके महत्व को समझना और उनकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो हमारा है अगला मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करना और उनके प्रति दया भाव रखना। ठीक है, जितने भी हमारे वन हैं, वन्य जीव हैं, पशु पक्षी हैं, इन सभी की रक्षा करना हमारा एक मौलिक कर्तव्य माना है संविधान ने। उसके बाद आगे हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। आगे बात कर लेते हैं हम सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, भवन हैं, मैदान हैं, ठीक है, कुछ वस्तुएं हैं, तो इन सब की सुरक्षा करना भी नागरिकों का मूल कर्तव्य है और हिंसा से दूर रहना। ठीक है, यानी हिंसा नहीं करना, लड़ाई झगड़े दंगे इनसे दूर रहना एक मौलिक कर्तव्य बताया गया है। आगे बात कर लेते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी देश जो है तरक्की करेगा, ये मौलिक कर्तव्य ये बताता है। आगे जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो यही है, सभी माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको प्राथमिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना उनका मौलिक कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं, उनके माता पिता या उनके संरक्षक जो भी हों, उनका मौलिक कर्तव्य ये होगा कि अपने बच्चों को प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। तो ये जो मौलिक कर्तव्य था ये जोड़ा गया था भाई सबसे लास्ट में, ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, ये कब जोड़ा गया? 86वां अमेंडमेंट था 2002 में, तब ये जोड़ा गया। तो इस समय जो सरकार थी, वो जो पीएम थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। ठीक है, उम्मीद है आपने टॉपिक को अच्छे से समझा है और मैंने अच्छे से समझाया है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, आज इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी और आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उस चैनल को ज्वाइन करिए और पीडीएफ का आनंद उठाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।